हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसएन कोड के बारे में। जो नया चेंजेस आया है 1 अप्रैल से लागू होगा। जो भी टैक्स इनवॉइस अभी बनेंगे जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो एसएसएन कोड 4 डिजिट का मेंशन करना कंपलसरी है। चाहे उसका टर्नओवर 5 लाख क्यों ना हो, 5 रुपए क्यों ना हो, उनको एचएसएन कोड अपने प्रोडक्ट का, अपने सर्विस का मेंशन करना अपने टैक्स इनवॉइस में कंपलसरी है। सो ध्यान रखें, 1 अप्रैल से अपना एचएसएन कोड अपने टैक्स इनवॉइस पे जरूर मेंशन करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सेक्शन 125 के तहत 25,000 तक पेनल्टी भी लग सकता है। तो कृपया, और अगर आपके कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 6 डिजिट का एचएसएन कोड मेंशन करना कंपलसरी कर दिया गया। सो ध्यान रखें, अपना एचएसएन कोड 1 अप्रैल से जरूर मेंशन करें अपने टैक्स इनवॉइस पे। ये जो लिमिट था, पहले 1.5 करोड़ तक जिसका टर्नओवर था उसको एचएसएन कोड मेंशन करना कंपलसरी नहीं था, लेकिन ये 1 अप्रैल से रूल में चेंजेस आए हुए हैं और 1 अप्रैल से सबको एचएसएन कोड अपने टैक्स इनवॉइस पे लिखना कंपलसरी कर दिया गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस टैक्स के बारे में। एडवांस टैक्स किसको देना है, किसको एडवांस टैक्स नहीं पे करना है, और एडवांस टैक्स पे करने की लिमिट क्या है, और एडवांस टैक्स के डेट कौन से हैं, कभी कभी हमें एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस टैक्स किसको देना है, किसको नहीं देना। एडवांस टैक्स जो सीनियर सिटीजन और 60 और 80 से ऊपर वाले जो सीनियर सिटीजन हैं उनको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एडवांस टैक्स जो नॉर्मल एसएससी है उनको एडवांस टैक्स पे करना कंपलसरी किया गया है और उसके लिमिट है 10,000 रुपये। अगर आपका टैक्सेबल अमाउंट 10,000 से ऊपर है तो आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना कंपलसरी कर दिया गया। अब हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप अपना ईयर का जो भी टैक्सेबल इनकम है उसको एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेट कर ले। अगर वो टैक्सेबल उस पे जो टैक्स बैठता है वो अगर 10,000 से ऊपर है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना कंपलसरी कर दिया गया। थर्ड है, कौन कौन से डेट को हमें एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। जो भी आपका टैक्स एस्टिमेटेड बेसिस पे बैठता है वो आपको 4 टाइम में पेमेंट करना है। फर्स्ट है 15 जून, सेकेंड है 15 सितंबर, थर्ड है 15 दिसंबर और फोर्थ है 15 मार्च। ये 4 डेट को आपको 4 टाइम में डिवाइड करके आप आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ द नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न जो 62 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में कवर किया। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, कोई भी पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद टाइम पे अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है अंडर सेक्शन 39 और 45 के तहत, तो डिपार्टमेंट के पास ये राइट है कि उनको एक नोटिस सर्व कर सकते हैं जो सेक्शन 46 में सर्व किया जाएगा। उसमें अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से वो उनका लायबिलिटी कैलकुलेट करके उनको टैक्स पेमेंट करने के लिए बोल सकते हैं। इसमें भी लिमिटेशन है। डिपार्टमेंट को ये नोटिस उस पीरियड से 5 इयर्स के अंदर में ही इशू करना रहता है। अगर ये नोटिस 5 इयर्स के अंदर इशू नहीं होता है तो उसके बाद डिपार्टमेंट इशू नोटिस नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी भी क्लाइंट को सेक्शन 46 का नोटिस आता है तो उनको उस नोटिस का रिप्लाई विद इन द 30 डेज कर देना। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के बारे में जो सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 8 में कवर किया गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोजिट सप्लाई पे टैक्स कैसे चार्ज किया जाएगा और मिक्स सप्लाई पे टैक्स कैसे चार्ज किया जाएगा। कंपोजिट सप्लाई पे टैक्स जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई के हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाएगा। प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है? सप्लाई मीन्स मेन सप्लाई। जैसे कि लैपटॉप के साथ चार्जर फ्री मिलता है और बैग भी फ्री मिलता है, तो ये कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। इसमें जो रेट लैपटॉप पे चार्ज होगा वही बैग पे और चार्जर पे सेम रेट चार्ज किया जाएगा। अब आते हैं मिक्स सप्लाई के रूल।
मिक्स सप्लाई क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे नोटपैड खरीदना है और कैलकुलेटर भी खरीदना है। तो कैलकुलेटर का प्राइस है 200 और नोटपैड का प्राइस है 100। ये दोनों का प्राइस होता है 300, ठीक है। और मैंने बोला कि ये दोनों अगर आप साथ में लेते हो तो आपको 250 में मिल जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को साथ में बेचता हूं तो ये मिक्स सप्लाई कहा जाता है। अब इस पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? इस पे टैक्स समझो कि इस पे 12% है और इस पे 18% है। तो जिस पे टैक्स रेट ज्यादा रहेगा उसके हिसाब से हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 47 ऑफ CGST एक्ट। सेक्शन 47 कहता है कि अगर आप अपना रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते, जो सेक्शन 37, 38, 39, सेक्शन 45 और 44 में कंसीडर किए गए हैं, वो रिटर्न अगर आप टाइम पे फाइल नहीं करते हैं तो आपको लेट फीस चार्ज करा जाएगा। अब लेट फीस कितना चार्ज किया जाएगा? अगर उस मंथ में आपका कोई भी डेटा नहीं है तो आपको 20 रुपीज पर डे लेट फीस चार्ज किया जाएगा। और अगर उस मंथ का डेटा है तो आपको 50 रुपीज पर डे चार्ज किया जाएगा। और मैक्सिमम पेनल्टी जो है CGST का 5000 और SGST का 5000, मतलब टोटल 10,000 से ज्यादा लेट फीस किसी भी एक मंथ का नहीं हो सकता है, जो सेक्शन 47 में लिखा गया है। सो अगर आप अपना रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर रहे हैं तो प्लीज फाइल करें, नहीं तो लेट फीस चार्ज किया जाएगा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बिना क्या बिजनेस किया जा सकता है या क्या बिजनेस को स्केल किया जा सकता है? जैक वॉच का कहना था, यू कांट कम्पीट विदाउट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखिए आज के बिजनेसमैन का क्या है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अरे सब तुम ही करोगे तो दूसरा क्या करेगा? इसीलिए किसी एक बिजनेस को, एक बिजनेस मॉडल को पकड़ के हमें उसे स्केल करने के बारे में सोचना चाहिए, एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में ले जाने के बारे में सोचना चाहिए। आइए इस वीडियो में बताता हूँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के मदद से हम कैसे बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अगर हम ब्रेकअप किया जाए तो 4 तरह से ब्रेकअप कर सकते हैं। फर्स्ट है प्राइस एडवांटेज। प्राइस एडवांटेज में क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस इतना कम रखो या इतना रिजनेबल रखो कि दूसरा उस प्राइस को compete ना कर सके, जिससे आपके पास ही जितने भी कस्टमर है वो आपके पास ही आएंगे। सेकेंड होता है कॉस्ट एडवांटेज। कॉस्ट एडवांटेज भी रिलेटेड है प्राइस एडवांटेज से, बट कॉस्ट एडवांटेज में क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना कॉस्ट कम कर दो, उसके मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट इतना कम कर दो कि दूसरा उसे compete ना कर पाए। तो आपका अगर कॉस्टिंग कम रहेगा तो आप उसको प्राइस भी मार्केट में कम पे बेच पाओगे और दूसरा आपको compete नहीं कर पाएगा। थर्ड है, आपको देखा जाए तो वैल्यू एडवांटेज। वैल्यू एडवांटेज क्या होता है, आप अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को ऐसा वैल्यू क्रिएट करके दो जो दूसरा ना क्रिएट करके देता रहे, तो वो कस्टमर आपके साथ लॉयल रहेंगे और लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेंगे। तो ये थे 3 बिजनेस के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो आपको बिजनेस। फोर्थ है डिफरेंशिएशन एडवांटेज। डिफरेंशिएशन एडवांटेज क्या होता है, आइए एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। अमूल जो पहले सिर्फ दूध बेचा करता था, जब से उसके मैनेजिंग डायरेक्टर सोडी जी आए हैं, उन्होंने ऐड किया है प्रोडक्ट। पहले दूध था, अभी उस ऐड किया है, दही बेच रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं, पनीर बेच रहे हैं। इसी तरह
पतंजलि ने भी किया है, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन ऐड किए हैं। उसी तरह हमदर्द ने अलग अलग प्रोडक्ट लाइन किए हैं और अपने बिजनेस को ग्रो किया हुआ है। तो ये थे कुछ फोर्थ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कर। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी में कौन कौन से स्कीम है और उनको कौन कौन से रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। जीएसटी में 2 स्कीम है। फर्स्ट नॉर्मल स्कीम, जिसको रेगुलर स्कीम भी बोला जाता है, और दूसरा कंपोजिशन स्कीम। नॉर्मल स्कीम वालों के लिए ईयर में एक जीएसटीआर 3B पर मंथ फाइल करना रहता है और जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करना रहता है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है उनको क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं जीएसटीआर 1, और जिनका 5 करोड़ से ऊपर है वो मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए अप्लीकेबल हो जाते हैं। और ईयर के एंड में एक जीएसटीआर 9A और ऑडिट वालों के लिए C फॉर्म फाइल करना रहता है फॉर नॉर्मल स्कीम। कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए CMP 08 पर क्वार्टरली फाइल करना रहता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी रेट ऑन परचेज ऑफ फ्लैट। जीएसटी कितना चार्ज होगा अगर मैं फ्लैट परचेज करूंगा, तो बिल्डर को कितना जीएसटी लेना चाहिए। बेसिकली जीएसटी को 2 भागों में डिवाइड किया गया रिगार्डिंग फ्लैट परचेज, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग मीन्स अगर आपका फ्लैट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है तो 60 स्क्वायर मीटर, और नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है तो 90 स्क्वायर मीटर, और उसकी फ्लैट वैल्यू 45 लाख के बिलो रहना चाहिए, तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग में आते हैं। और इसके एक्सक्लूडिंग सब नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग में आते हैं। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर आपका फ्लैट गिरता है तो आपको 1% के हिसाब से जीएसटी चार्ज किया जाएगा, और अगर आप नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग के हिसाब से अगर आपका फ्लैट गिरता है तो आपको 5% के हिसाब से जीएसटी चार्ज किया जाएगा। और अगर बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1% और 5% अगर बिल्डर जीएसटी चार्ज करता है तो वो अपना आईटीसी क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता। जो भी उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जाते हैं उस पे जो आईटीसी क्रेडिट, जीएसटी का क्रेडिट रहता है, वो क्लेम नहीं कर सकता। अगर उसको जीएसटी का आईटीसी क्लेम करना है तो वो एज पर 12% के हिसाब से जीएसटी चार्ज कर सकता है, तो वो अपना आईटीसी क्लेम कर सकता है जो भी है। दूसरी बात यह है कि अगर फ्लैट रीसेल में है तो उस पे कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ये जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के लिए सिर्फ अप्लीकेबल है जो जीएसटी रेट है, और रीसेल के केस में कोई भी जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप भी हमारा टैक्सेशन सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारे किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस गोरखपुर, कोलकाता, पटना, मुंबई में कल्याण और नाला सोपारा में अवेलेबल है। तो आप वहां पे जाके भी हमारे सर्विस ले सकते हैं, और आप मेरे एफबी पेज पे दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे और मेरे पेज पे दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल पे कॉन्टेक्ट करके भी सर्विस अवेल कर सकते हैं। जीएसटी में एक नया कॉलम ऐड किया गया जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, जो है एडिशनल बिजनेस नेम ऐड करने का। पहले अगर आपका एक से ज्यादा बिजनेस है तो आप सिर्फ एक ही बिजनेस नेम ऐड कर सकते, दूसरे बिजनेस नेम को ऐड नहीं कर सकते। लेकिन आज से ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि आपके अगर एडिशनल कोई बिजनेस है तो उसके भी नेम आप अपने जीएसटी में ऐड कर सकते हैं। एड्रेस तो अगर हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो कौन सा टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, और उस टैक्स से बचने का कोई तरीका है कि नहीं। आइए जानते हैं। सॉरी सर, ये क्या है मुझे बताओ, क्या है ये? सर सूट है। प्रॉपर्टी जो है वो एक कैपिटल एसेट है।
अगर हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस पे हमें कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदा था उसको अगर हम 24 मंथ्स के पहले बेच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर हम 24 मंथ्स के बाद बेच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये पहले 36 मंथ था जो घटाकर 24 मंथ कर दिया गया है। हम बात करेंगे टैक्स रेट के बारे में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है एज पर स्लैब रेट। जो भी आपका स्लैब रेट है, आप 20, 30 जिस स्लैब रेट में गिरते हैं उस हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगता है। जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, जो भी इनकम हुआ है, उस पर 20% टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म के केस में। लॉन्ग टर्म वाले को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है, जिसको महंगाई का बेनिफिट बोल सकते हैं आप, मिलता है। उसका इंडेक्सेशन दिया गया है, उसका बेनिफिट ले सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के केस में वो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं ले सकता है। उसकी कैलकुलेशन में आपको बेनिफिट क्या होता है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको डिटेल में मैं समझा दूंगा कि इंडेक्सेशन बेनिफिट है भाई, सब गोलमाल है। क्या हुआ है? क्या हुआ? आपको गाना सुनाई दिया? गाना? ये सब बहानेबाजी करते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स से बचा कैसे जा सकता है। अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आप उस जो प्रॉपर्टी बेच के आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, अगर आप वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, से एक प्रॉपर्टी बेच के दूसरा प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भरने की। अगर एक प्रॉपर्टी बेच के जो कैपिटल गेन टैक्स हुआ, दूसरा प्रॉपर्टी आपने खरीदा, लेकिन वही प्रॉपर्टी अगर आप वो 3 साल के अंदर बेच देते हैं तो आपने जितना भी टैक्स नहीं भरा था वो टैक्स आपको भरना पड़ जाएगा आफ्टर 3 ईयर्स। तो वो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। और दूसरा ऑप्शन है, आप कैपिटल गेन अकाउंट होता है, उसमें आप अपना पैसा रख सकते हैं और वो पैसा आप 2 साल के अंदर यूज कर सकते हैं। आपको ये कंपल्सन है कि 2 साल के अंदर आपको वो अमाउंट, कैपिटल गेन का जो अमाउंट है वो आपको यूज करना होता है। तो ये थे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस ऑन रेंट के बारे में, कि रेंट पे कितना टीडीएस लगेगा, उसके थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, कितने रेट से टैक्स कटेगा और उनका टैक्स का पेमेंट हमें कितने दिन के अंदर कर देना है। टीडीएस का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50,000 के ऊपर अगर कोई भी रेंट पेड करता है तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी कर दिया गया है। और इसके जो टैक्स रेट है वो 5% के हिसाब से टीडीएस काटना कंपलसरी कर दिया गया है। तो आपका जो भी रेंट रहेगा, समझो 60,000 है, तो उसका 5% आपको टीडीएस काट करके आपको डिपॉजिट करना रहता है। आपको जो टैक्स काटना है वो मंथ एंड होने के 30 दिन के अंदर, मतलब आपका जो मंथ एंड होता है, रेंट जब लगता है उसके 30 दिन के अंदर आपको वो टैक्स का पेमेंट कर देना है। और इसके लिए आपको पैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आप पैन के थ्रू ही इसका पेमेंट कर सकते हैं। और इसका जो रिटर्न है टीडीएस में 26 QC का फॉर्म फिल करके आप अपना टीडीएस रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्लाइंट हो या आप खुद भी अगर 50,000 से ऊपर रेंट पे करते हैं तो टीडीएस का ये थोड़ा ध्यान रखें और टीडीएस डिडक्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 नवंबर को आया हुआ एक अपडेट, जिसमें यह कहा गया था कि अगर आपने 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड में अपना जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है, कंपोजिशन वाले के लिए CMP 08 एंड नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए GSTR 3B, अगर आपने 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड में फाइल नहीं किया है तो आपका जो ई-वे बिल जनरेशन था वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। और अगर आपको ई-वे बिल जनरेशन ब्लॉक कर दिया जाए तो आपको क्या करना है, तो उसमें नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर आपका ई-वे बिल जनरेशन ब्लॉक कर दिया गया तो आपको EWB 05 फाइल करके जुरिडिक्शनल ऑफिसर के पास सबमिट करना है। आफ्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल द डिटेल्स, जुरिडिक्शनल ऑफिसर आपका जो जीएसटी ई-वे बिल जनरेशन है वो अनब्लॉक कर दे। अब क्वेश्चन ये आता है कि EWB 05 फाइल कहाँ से करें। EWB 05 अभी नया आया हुआ है जो जीएसटी पोर्टल पे दिया गया।
जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद यूजर सर्विस में जाए। यूजर सर्विस में जाकर माई एप्लीकेशन में जाए और माई एप्लीकेशन में आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल एंड क्लिक न्यू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन फिल करके सबमिट करें। उसके बाद आप 4 डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और ये सब डिटेल आपको ऑनलाइन सबमिट करना है और डिपार्टमेंट के पास सब कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो ब्लॉक किया हुआ ई-वे बिल जनरेट करना ब्लॉक कर दिया गया था वो अनब्लॉक हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी में एक नया कॉलम ऐड किया गया जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है एडिशनल बिजनेस नेम ऐड करने का। पहले अगर आपका एक से ज्यादा बिजनेस है तो आप सिर्फ एक ही बिजनेस नेम ऐड कर सकते, दूसरे बिजनेस नेम को ऐड नहीं कर सकते। लेकिन आज से ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि आपके अगर एडिशनल कोई बिजनेस है तो उसके भी नेम आप अपने जीएसटी में ऐड कर सकते हैं। एड्रेस तो अगर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वो तो पहले भी ऐड होता था और अभी भी ऐड होंगे, लेकिन बिजनेस नेम अगर एडिशनल है तो नहीं ऐड कर सकते थे पहले। ये नया ऑप्शन आया गया है और ये अच्छा कॉलम इंसर्ट किया गया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। पहले बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। एक पर्सन के अगर 2-3 बिजनेसेस है तो आप उसका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नेम ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी वो कर सकते हैं इजिली जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पोर्टल से जाकर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नए आईटीआर रिटर्न जो आईटीआर यू आया हुआ है उसके रिगार्डिंग। आईटीआर यू जो है, आईटीआर यू के थ्रू आप लास्ट 3 ईयर के अभी आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं, जो नोटिफिकेशन 29 अप्रैल को आया हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। अब आईटीआर यू में कौन आईटीआर यू रिटर्न फाइल कर सकता है और कौन आईटीआर यू रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है। आईटीआर यू रिटर्न जो है, अगर आपको नील फाइल करना है तो आप आईटीआर यू नहीं कर सकते हैं। अगर आपको टीडीएस का रिफंड लेना है तो भी आईटीआर यू नहीं कर सकते हैं। लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज करना है तो भी आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुछ टैक्स पेमेंट करना है और कुछ टैक्स रह गया है पेमेंट करने को तो आप आईटीआर यू के थ्रू लास्ट 2 ईयर के फाइनेंशियल ईयर 19-20, 20-21 के फाइल जो है कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है, कितना अमाउंट तक अगर हमारा टर्नओवर रहेगा तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपका टर्नओवर, अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस करते, सर्विस सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट है 20 लाख रुपीज। और अगर आप गुड्स में डील करते हैं, अगर गुड्स सप्लाई करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन लिमिट है 40 लाख रुपीज। यही वैरी होता है यूनियन टेरिटरी के लिए। यूनियन टेरिटरी स्टेट जो है उनको यही लिमिट 10 लाख और 20 लाख है। 10 लाख सर्विस के केस में और 20 लाख है गुड्स के केस में। तो अगर आपका टर्नओवर 20 लाख और 40 लाख एक्सक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी है तो आपका लिमिट ये रहेगा। और अगर आप यूनियन टेरिटरी में बिजनेस करते हैं तो आपका लिमिट है 10 लाख और 20 लाख। एंड अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो आपके लिए कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 1000, 5000 कुछ भी है तो आप जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है उसके बारे में। उस जजमेंट में कहा गया है जिसका किसी का भी वैट का, एक्साइज का, जो पुराने लॉ के कुछ भी आईटीसी क्रेडिट बच गए थे, जो जीएसटी में ट्रांसफर करना था, पहले ऑप्शन दिए गए थे ट्रान 1 ट्रान 2 भर के आप अपना आईटीसी ट्रांसफर कर सकते जीएसटी में, वो नहीं कर पाए थे या बहुत सारे जन का रॉन्ग हो गया था। तो अभी फिर से ट्रान 1 ट्रान 2 आप भर सकते हैं। ट्रान 1 के थ्रू अपना जो भी आईटीसी बचा था वो आप भर सकते हैं और अपना क्रेडिट ले सकते हैं। तो इसको याद रखें और ध्यान से अपना जो भी है, ये लास्ट ऑप्शन दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो अपना जो भी आईटीसी है वो अपना ट्रांसफर करवा ले इसमें और अपना क्रेडिट ले ले। और क्रेडिट जेन्युइनली क्रेडिट ले, देख ले अपना टोटल क्रेडिट, एक्चुअल क्रेडिट ही ट्रांसफर करे। दिवाली ऑफर समझ के
हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले टाइप ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। इंडिया में कितने तरह के टैक्सेस हैं? इंडिया में टैक्सेस को दो भागों में डिवाइड किया गया। जो पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स एक्सेट्रा। ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्स में जो पहले आते थे वो आता था एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको अभी जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया, चाहे वो कस्टम हो, एक्साइज हो, सर्विस हो, सेल्स टैक्स हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 अप्रैल को आया हुआ एक नोटिफिकेशन के बारे में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया गया है। इस नोटिफिकेशन में कुछ ट्रांजैक्शन को ट्रैक करके आईटीआर फाइलिंग के लिए दिया गया है। अगर आपके कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं तो आपको आईटीआर फाइलिंग करना कंपलसरी कर दिया गया है, जिसमें पहला है अगर आपका टीडीएस पूरे ईयर में 25,000 के एबव कट होता है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी कर दिया गया है। सेकंड है अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप धंधा करते हैं तो आपको टर्नओवर अगर 60 लाख के ऊपर जाता है तो आपको आईटीआर करना कंपलसरी कर दिया गया है। थर्ड है प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख के ऊपर हो रहा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी कर दिया गया है। फोर्थ है अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट 50 लाख के ऊपर होता है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी कर दिया गया है। ये आईटीआर की दायरा को बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट के थ्रू एक कदम लिया गया है, जिससे फाइलिंग ज्यादा से ज्यादा हो सके और रेवेन्यू ट्रैकिंग भी किया जा सके। इसके लिए डिपार्टमेंट ने ये नोटिफिकेशन इशू किया है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट्स क्या है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट्स 20 लाख और 40 लाख दिया गया है। 20 लाख है सर्विस वालों के लिए एंड 40 लाख है गुड्स वालों के लिए, और एक थ्रेशोल्ड लिमिट है यूनियन टेरिटरी वालों के लिए जो 10 लाख और 20 लाख है। 10 लाख है सर्विस वालों के लिए इन यूनियन टेरिटरी और 20 लाख है गुड्स वालों के लिए इन यूनियन टेरिटरी। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं, टर्नओवर अगर आपका इसके क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जीएसटी एक्ट में पेनल्टी के भी प्रावधान किए गए हैं। तो अगर आपका टर्नओवर ये क्रॉस कर जाते हैं, ये लिमिट क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो अगर किसी का भी ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया है तो प्लीज जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी को बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मीन्स स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी और यूटीजीएसटी मीन्स यूनियन टेरिटरी जीएसटी। अब ये चार्ज कहां कैसे होते हैं अभी पहले समझते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मीन्स जब सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है। जैसे समझो मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में और मैं सप्लाई कर रहा हूं अपना सर्विस और गुड्स जो भी है मैं सप्लाई कर रहा हूं यूपी में, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगी। और दूसरा पार्ट आता है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में होता है कि विद इन द महाराष्ट्र, समझो कि मैं अपना बिजनेस महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो अगर मैं महाराष्ट्र में ही सेल करता हूं तो उधर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, उसको इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होंगे और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में आईजीएसटी चार्ज होता है। अब रह गया यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी कब चार्ज होगा? जब कोई भी सप्लाई यूनियन टेरिटरी में होता है तो उधर यूटीजीएसटी चार्ज होता है। अब चाहे हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम के बारे में। कंपोजिशन स्कीम वो स्कीम जिसमें आपका
क्वार्टरली टर्नओवर का 1% हमें टैक्स पेमेंट करना होगा, और कंपोजिशन स्कीम वाले को बिल ऑफ सप्लाई करके इनवाइसिंग करना रहता है। उसमें वो टैक्स इनवाइस जनरेट नहीं कर सकते। कंपोजिशन स्कीम ऐसे टैक्स पेयर के लिए है जिनका बिलिंग काफी वास्ट होता है, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम है, और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है वो ही कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम में कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, जैसे कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो भी आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो भी आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो भी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं, एक्सेप्ट रेस्टोरेंट। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम के रेट के बारे में। कंपोजिशन स्कीम में 1%, 2% और 5% के रेट दिए गए हैं, जिसमें 2% फॉर मैन्युफैक्चरिंग, 5% फॉर रेस्टोरेंट एंड 1% फॉर अदर। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो सेक्शन 29 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में कवर है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अगर आपने 6 मंथ तक जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया है, अगर आपने नॉर्मल स्कीम में हो तो, और अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड मीन्स 3 क्वार्टर तक अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है तो रिटर्न फाइल अगर नहीं किया है आपने, तो आपका जीएसटी कैंसिलेशन करने का राइट टैक्स ऑफिसर के पास है, और वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकते हैं। सो अपना रिटर्न टाइम पे फाइल करें। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो जाता है तो हमारे पास सेक्शन 30 में रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन का भी प्रोविजन है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंसीडर करने वाले सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो कहता है ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में। ब्लॉक्ड क्रेडिट मीन्स ऐसा क्रेडिट जिस पे हमने जीएसटी पेमेंट तो किया हुआ है, लेकिन उसका क्रेडिट हम नहीं ले सकते। चलो देखते हैं इस वीडियो में। पहला पॉइंट है परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स। अगर हम कोई भी मोटर व्हीकल्स परचेज करते हैं तो उस पर जितना भी जीएसटी हम पेमेंट करते हैं उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा, अगर हम परचेज और सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स का काम नहीं करते हैं तो। सेकेंड पॉइंट है रेंट अ कैब, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। थर्ड पॉइंट है मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। फोर्थ पॉइंट है फूड एंड बेवरेजेस, कैटरिंग सर्विसेज एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट। फिफ्थ वन है वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये सब पॉइंट में अगर हम जीएसटी पेमेंट करते हैं तो भी हमें क्रेडिट नहीं मिलता है, जो सेक्शन 17। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में। ई कॉमर्स ऑपरेटर वो होते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस रन करते हैं, जैसे कि स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एक्सेट्रा। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है ये कवर होते हैं सेक्शन 245 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जिसमें इसका डेफिनेशन दिया गया। एंड टैक्स एप्लीकेबिलिटी जो है वो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में कवर किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस अबव सेक्शन, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं दी गई है, जैसे कि नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए दिया गया है। जो सर्विस में है उसे 20 लाख एंड गुड्स वाले के लिए 40 लाख। ये टर्नओवर की लिमिट ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर का टर्नओवर 1000 भी होता है तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी, जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में लिखा गया है। तो अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं,
आप टर्नओवर लिमिट 20 लाख को ध्यान में ना रखें, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, नहीं तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेड्यूल 1 के बारे में। शेड्यूल 1 कहता है एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। इट मीन्स वो एक्टिविटी सप्लाई माना जाएगा जो विदाउट कंसिडरेशन के बावजूद भी सप्लाई होगा। इसमें पहला है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। बिजनेस एसेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल ऑन सच एसेट। Second one is supply of goods or service or both between related person और between distinct person। इसमें एक्सक्लूड किया गया है अगर एम्प्लॉयर को कुछ भी गिफ्ट देता है, वो भी 50,000 तक, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। थर्ड वन इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। और बी है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। फोर्थ वन इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये शेड्यूल 1 के 4 पॉइंट थे जो एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में जो 14 मार्च को रखा गया था, जो कि आज के डेट का है। इसमें कुछ 5 इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए, जिसमें पहला है जो न्यू रिटर्न्स आने वाले थे 1 अप्रैल से, जो न्यू रिटर्न्स आने वाले थे 1 अप्रैल से, उसका डेट बढ़ा के 1 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। ये जो न्यू रिटर्न्स है ये अप्लीकेबल 1 अक्टूबर 2020 से होगा। सेकेंड चेंजेस जो है कुछ रेट्स में किए गए हैं, जैसे कि मोबाइल फोन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के है, जिसके रेट को चेंजेस किया गया है। थर्ड जो है इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट। सबके इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि जो इंटरेस्ट जो लगेगा वो ग्रॉस पे लगेगा कि नेट पे लगेगा। इस प्रेस रिलीज में उसको क्लियर कर दिया गया है, जो भी इंटरेस्ट है वो नेट टैक्स लाइबिलिटी पे लगेगा, नोट ऑन ग्रॉस। फोर्थ जो है वो जीएसटीआर 9 और 9C के बारे में दिया गया है, जो 9 और 9C के फाइनेंशियल ईयर 18-19 के जो भी फाइनेंशियल 18-19 के रिटर्न फाइलिंग के डेट थे उसको बढ़ाकर 31 मार्च से बढ़ाकर उसको 30 जून 2020 कर दिया गया है। फिफ्थ चेंजेस जो है नो योर सप्लायर। एक न्यू स्कीम लाया गया है जिसमें नो योर सप्लायर जीएसटीआर 9 और 9C के जो टर्नओवर लिमिट 2 करोड़ था उसको बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। और नेक्स्ट चेंजेस जो है अमेंडमेंट टू रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। जिनका भी 14 मार्च तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था उनको रिवोकेशन के लिए 30 जून तक टाइम दिया गया है, वो अपने जीएसटी कैंसिल रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एग्जाम इनकम जिस पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता। इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 10(1) जो है एग्रीकल्चर इनकम। अगर कोई भी एग्रीकल्चर इनकम आपका होता है तो वो इनकम टैक्स एक्ट में फुल्ली एग्जम्प्ट है। दूसरा है रिसिप्ट फ्रॉम एचयूएफ। अगर कोई भी सम आप एचयूएफ के मेंबर से रिसीव करते हो तो उस पे भी आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। थर्ड है शेयर फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म।
अगर फर्म के पार्टनर को कोई भी बिजनेस का शेयर मिलता है तो उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, जो इनकम टैक्स सेक्शन के 10(2)(a) में लिखा गया है। 5th वन इज स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड। अगर गवर्नमेंट के तरफ से या कहीं से भी आपको कुछ स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड मिला हुआ है तो उस पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 5th वन इज LIC मैच्योरिटी। अगर आप LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट आप रिसीव करते हैं उस पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ये थे कुछ 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इनकम जिसपे टैक्स नहीं लगता है। थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिवर्सल एंड लायबिलिटी के बारे में। यह वीडियो उन सब के लिए है जो GST में रजिस्टर्ड है। GST में रजिस्टर्ड सभी टैक्सेबल पर्सन को यह कंसीडर करना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए कि जिन जिन से वो परचेज करते हैं वो प्रॉपर रिटर्न फाइल कर रहे हैं कि नहीं, और परचेज पे जितना ITC उन्होंने पेड किया हुआ है वो उनके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है और हमने ITC का क्रेडिट ले लिया है और 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो हो सकता है डिपार्टमेंट से कोई लायबिलिटी का नोटिस आ जाए जो हमें इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ टैक्स भरवाने के लिए बोल दे। तो मैं सभी टैक्स पेयर से यही बोलूंगा कि जिनसे भी वो परचेज करते हैं प्लीज कंफर्म करें कि जो भी ITC उन्होंने पेड किया हुआ है वो उनके GSTR 2A में दिखे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैश ट्रांजैक्शन के लिए कि कैश में हमें किस लिमिट तक लेना चाहिए और किसी को पेमेंट करना चाहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सेक्शन 269 ST ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आप किसी से 2 लाख रुपए एक दिन में एक पर्सन से किसी एक ट्रांजैक्शन के रिलेटेड लेते हैं तो आपको सेक्शन 269 ST के तहत 100% पेनल्टी ये लग सकती है। तो कैश का ट्रांजैक्शन, कैश कभी भी 2 लाख से ऊपर ना ले। क्योंकि अगर एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपने किसी एक पर्सन से एक ट्रांजैक्शन पे रिलेटेड अगर 2 लाख रुपए से अधिक मतलब 3 लाख रुपए आपने लिया तो आपको 100% पेनल्टी 3 लाख पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स करना पड़ सकता है, पेनल्टी 3 लाख की लग सकती है। दूसरा सेक्शन है 14A ऑफ इनकम टैक्स। इस सेक्शन में कहा गया कि आप किसी को किसी भी एक्सपेंसेस के रिलेटेड 10,000 के ऊपर कैश पेमेंट नहीं करते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस केस में भी 100% पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो कृपया कोई भी ट्रांजैक्शन कैश के रिलेटेड ना करें और लॉ को ओवररूल ना करें। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGST रूल 18 के बारे में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। CGST रूल 18 कहता है कि आपने जो GST में रजिस्ट्रेशन लिया है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके ऑफिस में फोटो फ्रेम में या कहीं पे चिपका के रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको CGST रूल 18 के तहत हैवी पेनल्टी लग सकता है। CGST रूल 18 का दूसरा प्रोविजन है कि आपका जो GST नंबर है वो आपके बैनर पे या आपका जो नेम प्लेट है उस पे लिखा रहना चाहिए। अगर आप ऐसा ना करते हैं तो GST के अंदर
मैक्सिमम 25,000 तक पेनल्टी लग सकती है। तो कृपया जीएसटी में ऐसे छोटी गलती ना करें और लॉ के हिसाब से चलें। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले, अगर कोई हमें दिया हुआ चेक बाउंस करवा देता है, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई हमें दिया हुआ चेक अगर बाउंस करवा देता है तो बैंक से जो चेक बाउंस का रिसिप्ट मिलता है उसका कॉपी लेकर एक लीगल नोटिस लिख के उनको भेज देना चाहिए और उसमें लिखना चाहिए कि आप जो एक्चुअल अमाउंट है उसका पेमेंट 15 दिन के अंदर कर दीजिए। अगर वो 15 दिन के अंदर जो एक्चुअल अमाउंट था उसका पेमेंट नहीं करते तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 सेक्शन 138 के तहत उन पर केस कर सकते हैं और ऐसे केस में उनको 2 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। जुर्माना का अमाउंट चेक बाउंस अमाउंट का 2 गुना हो सकता है और ऐसे कंडीशन में आईपीसी धारा में भी 420 का सेक्शन दिया गया है। इसके तहत भी हम केस कर सकते हैं जिसमें उनको 7 साल तक की सजा हो सकती है। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 22 जैन को आया था नया प्रेस रिलीज, उसके बारे में। इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जीएसटीआर 3B के ड्यू डेट 24 ऑफ नेक्स्ट मंथ और 22 ऑफ नेक्स्ट मंथ कर दिया गया है। इस प्रेस रिलीज में कहा गया जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है उसके लिए जो ड्यू डेट ऑलरेडी था वही रहेगा और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है उनके लिए ये प्रेस रिलीज एप्लीकेबल होगा। और इसमें भी 15 स्टेट को एक साइड रखा गया है और 22 स्टेट को एक साइड रखा गया है। आप 15 स्टेट और 22 स्टेट की जो भी लिस्ट है आप ये प्रेस रिलीज में जाके देख सकते हैं, जिसके लिए आपका वेबसाइट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का वेबसाइट है, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो 22 स्टेट का लिस्ट दिया गया है जिसमें यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूडेड है, उसका ड्यू डेट 24 ऑफ नेक्स्ट मंथ रखा गया है और जो 15 स्टेट की लिस्ट एक साथ में है उसका ड्यू डेट 22 ऑफ नेक्स्ट मंथ रखा गया है। प्लीज आप जाके ये प्रेस रिलीज देखें, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए। और अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन फिलहाल नहीं आया हुआ है, नोटिफिकेशन भी जरूर आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं राधे झा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड टैक्स कंसल्टेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एनआरआई के रिलेटेड है, जैसे कि एनआरआई कौन होते हैं, कितने प्रकार के एनआरआई अकाउंट्स होते हैं और टैक्सेबिलिटी ऑफ एनआरआई। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करें। चलिए आते हैं आज के टॉपिक के बारे में। एनआरआई कौन होते हैं? नॉन रेसिडेंट इंडियन वो भारतीय होते हैं जो भारतीय तो हैं पर भारतीय नागरिकता नहीं मिली हुई है, क्योंकि विदेश में रेगुलर रहने के कारण उन्होंने विदेश की नागरिकता ली हुई है। सेकेंड पॉइंट, एनआरआई अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के एनआरआई अकाउंट होते हैं, एक एनआरई अकाउंट और दूसरा एनआरओ अकाउंट। एनआरई अकाउंट मीन्स नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट एंड एनआरआई अकाउंट मीन्स नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। अगर इंडिया में कोई भी इनकम आपको जनरेट होती है तो आपको वो कंपलसरी आपको एनआरओ अकाउंट में लेना है और एनआरओ अकाउंट से होने वाली जो भी ट्रांजैक्शन होती है उस पे टैक्सेबिलिटी होती है और टैक्स आपको पे करना होता है। एनआरई अकाउंट फुल्ली टैक्स फ्री होती है, उससे जो भी इनकम होती है उसे
एग्जम्प्ट किया गया हुआ है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। अभी टैक्सेबिलिटी ऑफ एनआरआई के लिए टैक्सेबिलिटी जो इंडिविजुअल के लिए है, रेसिडेंट के लिए है, सेम वही 2.5 लाख का मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट दिया हुआ है। एंड जो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, जो टैक्सेबिलिटी है सेम नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट के लिए सेम है, कुछ विशेष केस को छोड़कर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स डूडल और मैं राधेजा आज आपको बताने वाला हूं टैक्स फ्री इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टैक्स फ्री इनकम के बारे में। टैक्स फ्री इनकम में सबसे पहले आता है इनकम रिसीव फ्रॉम LIC पेंशन फंड। अगर कोई भी इनकम LIC पेंशन फंड से हमें रिसीव होता है वो टैक्स फ्री इनकम होता है, टैक्स फ्री। और जो भी टैक्स पेयर हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्हें ATC, ATCCC और ATCCD का पूरा लाभ लेना चाहिए, क्योंकि यह टैक्स सेविंग में भी काम आता है और इससे जो भी इनकम अर्न होते हैं वो टोटली टैक्स फ्री होते हैं। सेकंड है मेडिकल इंश्योरेंस इनकम। अगर कोई भी मेडिकल क्लेम हमें रिसीव होता है तो वो टोटली टैक्स फ्री होता है। थर्ड वन इज पेमेंट रिसीव फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। अगर कोई भी अमाउंट हमें रिसीव होता है प्रोविडेंट फंड से वो टोटली टैक्स फ्री होता है। ये तो थे हमारे टैक्स फ्री इनकम। अभी हम डिस्कस करेंगे टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट के बारे में। टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आता है टैक्स सेविंग FDs की। दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर टैक्स सेविंग। यह बेस्ट ऑप्शन है टैक्स सेविंग के लिए। इसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है और यह 6 to 8% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है जो टोटली टैक्सेबल होता है। इसके बाद आता है क्लीन गंगा फंड। अब यह भी टैक्स सेविंग के लिए एक अच्छा उपाय है। अगर कोई भी अमाउंट आप टैक्स सेविंग के लिए गंगा स्कीम में डालते हैं, क्लीन गंगा स्कीम में डालते हैं, उतना अमाउंट तो आपको छूट मिलेगा ही, और उस पे जो भी इनकम ऑन बिहाफ ऑफ दैट जो भी इनकम होगा वो भी टोटली एग्जम्प्ट होंगे। थर्ड वन इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड बॉन्ड्स। जो भी सर्टिफिकेट्स एंड बॉन्ड है, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स एंड बॉन्ड है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो वो भी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है, जैसे कि NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। दूसरा है NDGB नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड। तीसरा है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कुछ ऐसे स्कीम है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो ना, ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सर्वोत्तम उपाय है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं राधे झा, टैक्स कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इनकम टैक्स एक्ट में 2 नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है जो अप्लीकेबल होगा 1 नवंबर 2019 से। सेक्शन 269 SU एंड सेक्शन 271 DB। सेक्शन 269 SU उनके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है। ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए अप्लीकेबल है, नॉट फॉर प्रोफेशनल। सेक्शन 269 SU कहता है जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड आप कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं उससे आप कंटिन्यू करिए, बट जो पेमेंट मोड गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करने वाली है उसके थ्रू आपको पेमेंट एक्सेप्ट करना होगा और आप पेमेंट कर भी सकते हैं। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो पेनल्टी के लिए न्यू सेक्शन 271 DB इंट्रोड्यूस किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, penalty is 5,000 per day, during which such failure is continue. Thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स डूडल और मैं राधे झा आज आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जहाँ पे पैन कार्ड रिक्वायर्ड है। इसमें सबसे पहले आता है सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स
अदर देन टू व्हीलर्स। अगर हम कुछ मोटर व्हीकल्स का सेल और परचेज करते हैं तो हमें पैन कार्ड देना अनिवार्य है। इसमें एक्सक्लूडेड है टू व्हीलर्स। टू व्हीलर अगर परचेज करते हैं तो इनकेस आपको पैन कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड वन इज एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। जब ये बैंक हमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू करती है, एट द टाइम ऑफ दैट आई हैव टू सबमिट पैन कार्ड कॉपी। थर्ड वन इज ओपन अ डीमेट अकाउंट। जब भी हम डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तभी भी हमें पैन कार्ड देना अनिवार्य है। फोर्थ ट्रांजेक्शन इज पेमेंट ऑफ ₹50,000 और मोर इन केस ऑफ परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर हम म्यूचुअल फंड 50,000 या 50,000 के ऊपर परचेज करते हैं तो भी हमें पैन कार्ड देना अनिवार्य है। फिफ्थ वन इज पेमेंट ऑफ ₹50,000 और मोर ऑफ होटल बिल। अगर होटल बिल का भी हम भुगतान करते हैं 50,000 या 50,000 के ऊपर तो भी पैन कार्ड का कॉपी देना अनिवार्य है। परचेज ऑफ बॉन्ड फ्रॉम RBI ₹50,000 और मोर। अगर हम RBI के बॉन्ड 50,000 या 50,000 के ऊपर परचेज करते हैं तो भी हमें पैन कार्ड की कॉपी देना अनिवार्य है। सिक्स्थ वन इज परचेज ऑफ सिक्योरिटीज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज ₹1 लाख और मोर। अगर हम परचेज या सेल करते हैं सिक्योरिटीज का तो भी हमें पैन कार्ड का कॉपी देना अनिवार्य है। सेवेंथ वन इज परचेज ऑफ नॉन लिस्टेड शेयर ₹1 लाख और मोर। अगर नॉन लिस्टेड शेयर को भी हम परचेज करते हैं 1 लाख और मोर तो भी हमें पैन कार्ड का कॉपी देना अनिवार्य है। टर्म डिपॉजिट इन द बैंक। अगर हम कुछ फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट करते हैं बैंक में, चाहे वो NBFC हो, पोस्ट ऑफिस या नॉर्मल बैंक हो, तो अगर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमें पैन कार्ड की कॉपी देना अनिवार्य है। डिपॉजिट ऑफ ₹50,000 और मोर एट अ टाइम इन सेविंग बैंक अकाउंट। अगर किसी सेविंग बैंक अकाउंट में 50,000 एक बार में हम डिपॉजिट करने जाते हैं तो भी हमें पैन कार्ड के कॉपी देना अनिवार्य है। ये थे कुछ ट्रांजैक्शन जहाँ पे पैन कार्ड रिक्वायर्ड होते हैं। और भी ट्रांजैक्शन है जो हम इस सेशन में कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो हमेशा रेगुलर आपको यूज़ में आते हैं। तो इन सब ट्रांजैक्शन में पैन कार्ड का कॉपी अनिवार्य है। थैंक यू। सामान्य रूप से करदाता को अपनी इनकम पर टैक्स देना होता है, लेकिन कई बार करदाता अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए अपनी इनकम का कुछ हिस्सा या कोई संपत्ति जिससे इनकम होती है अपने जीवन साथी या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रावधान लागू किए हैं, जिसमें पहला आता है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। यदि कोई इंडिविजुअल संपत्ति को ट्रांसफर किए बिना उससे होने वाले इनकम को ट्रांसफर करता है तो ऐसी स्थिति में इनकम ट्रांसफर की टोटल इनकम में शामिल की जाएगी। ऐसी स्थिति में ट्रांसफरर के रिवोकेबल और इरिवोकेबल होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, श्रीमान ए ने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किए बिना उससे होने वाले रेंट की इनकम को अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया। ऐसी स्थिति में किराए की इनकम श्रीमान ए की टोटल इनकम में क्लब की जाएगी, यानी क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन लागू होंगे। दूसरा है इनकम अराइज टू द स्पाउस फ्रॉम एसेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। जीवन साथी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी संपत्ति का ट्रांसफर करते हैं तो ऐसी स्थिति से होने वाली इनकम को ट्रांसफरर की कुल आय में शामिल किया जाएगा। तीसरा है क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम। अगर माइनर को होने वाले सभी इनकम उसके पेरेंट की इनकम में शामिल की जाएगी। यह इनकम उस पेरेंट की इनकम में शामिल की जाएगी जिसकी कुल इनकम माइनर की इनकम शामिल किए बिना अधिक है। हालांकि जिस पेरेंट की इनकम में माइनर की इनकम शामिल की जाती है उसे सेक्शन 10 में 1500 प्रति बच्चे की मैक्सिमम छूट भी प्राप्त होती है। किसी केस में माइनर की इनकम क्लबिंग नहीं की जाती है, जिसके एग्जाम्पल है यदि इनकम माइनर चाइल्ड के म्यूचुअल एफर्ट से प्राप्त हो, इनकम माइनर चाइल्ड की कुशलता, योग्यता
अथवा विशेष ज्ञान अथवा अनुभव से प्राप्त हुई हो। इनकम ऐसे चाइल्ड की हो जो सेक्शन 80U में निर्देशित प्रकार की असामर्थ्यता से ग्रसित हो। इन केस में इनकम पेरेंट्स के इनकम में ऐड नहीं होगी इन तीनों कंडीशन में। फोर्थ वन इज इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू HUF। यदि कोई इंडिविजुअल जो कि HUF का मेंबर है अपनी सेल्फ जनरेटेड एसेट को अपर्याप्त अथवा बिना प्रतिफल के परिवार की संपत्ति में मिला देता है और ऐसी परिवर्तित एसेट या उससे किसी भाग से इनकम होती है तो वह इनकम इंडिविजुअल के इनकम में क्लब की जाएगी, ना कि HUF के इनकम में। फिफ्थ वन इज इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। जब सास अथवा ससुर द्वारा अपनी पुत्र वधू को प्राप्त प्रतिफल के बिना किसी एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है तो ऐसी एसेट से होने वाली इनकम ट्रांसफरर की इनकम मानी जाएगी। लेकिन ऐसा तभी माना जाएगा जब सास और ससुर का पुत्र वधू से रिलेशन एसेट्स को ट्रांसफर और इनकम होने पर दोनों समय विद्यमान हो। ये थे क्लबिंग ऑफ इनकम के कुछ प्रोविजन। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 44 मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। एनी पर्सन हु कैरिंग अ प्रोफेशन ऑफ लीगल, मेडिकल, इंजीनियर, architectural, accountancy and other notified profession under Rule 6F should maintain following books of account like cash book, journal, ledger, copy of expenses, original bill of receipt and other related documents. If any person not able to maintain following books of account, section 271A will be applicable